तो आज हम समझते हैं डबल डोर फ्रिज की वायरिंग। डबल डोर फ्रिज के अंदर कौन कौन से भाग लगे रहते हैं, इनका काम किस तरीके से होता है, उसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में बिल्कुल आपको जरूर समझाऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं। सबसे पहले थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। अपना कूलिंग को कंट्रोल करता है, सप्लाई इधर से आउट करना अपना बंद कर देता है, ये होता है। उसी तरह डोर स्विच, ये अपने सिंगल डोर में भी था, तो अपने बल्ब को बंद चालू करने के लिए डोर स्विच का प्रयोग करते हैं। बल्ब अपने रोशनी के लिए, है ना, बल्ब अपने रोशनी के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से अपने फैन, इसको अपने एयरपोर्टर फैन बोला जाता है, या मतलब कि या फ्रीजर फैन। डबल डोर फ्रिज के अंदर एक फैन भी प्रयोग किया जाता है। डबल डोर फ्रिज किस तरह से काम करता है, ये अपने एयर सर्कुलेट द्वारा काम करता है। ऊपर की कूलिंग नीचे तक पहुंचाने का काम अपने फैन का होता है। मतलब कि इस तरीके से अपने पूरी हवा को घुमाएगा है, तो फैन अपने हवा को पहुंचाने का, ऊपर की कूलिंग को नीचे तक पहुंचाने के लिए फैन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह के कंप्रेसर, जो अपने सिंगल डोर में कंप्रेसर था, वही कंप्रेसर अपने डबल डोर फ्रिज के अंदर प्रयोग किया जाता है। कौन सा कंप्रेसर रहता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कौन सा कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। उसी तरीके से कंप्रेसर को चलने के लिए ओएलपी रिले की जरूरत रहती है ना। आवश्यकता से ज्यादा करंट आने पर या हीट होने पर कंप्रेसर अपने चलते चलते ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ये ओएलपी अपने सप्लाई इसको देना बंद कर देती है ना। इसके प्रोटेक्शन के लिए अपने इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से रिले, रिले का काम होता है रनिंग से स्टार्टिंग शॉट मारने का। और उसी तरीके से कंप्रेसर को पावर देने का काम अपने कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। और उसी तरीके से आप टाइमर, डबल डोर फ्रिज के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण भाग अपना टाइमर होता है। टाइमर का काम होता है आवश्यकता अनुसार हीटर को ऑन करना और अपने कंप्रेसर को ऑन करना। डबल डोर फ्रिज के अंदर एक हीटर भी लगा हुआ रहता है। अपने चलते चलते आइस ज्यादा जम जाती है, तो आइस को पिघलाने के लिए, बर्फ को पिघलाने के लिए हीटर का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने इसको चेंज कौन करता है, समय के अनुसार इसको कंप्रेसर सप्लाई देता है, फिर अपने हीटर को सप्लाई देता है। तो ये कौन सप्लाई देता है, अपने टाइमर। टाइम के हिसाब से सप्लाई, आपने टाइमर देखा होगा, इस तरीके से अपना टाइमर रहता है ना। टाइमर इस तरीके से रहता है, इसके अंदर 4 थिम्बल निकली हुई मिलेगी आपको। पहली थिम्बल दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, 1 नंबर की थिम्बल, इस पर नंबर लिखे हुए रहते हैं, नंबर फिक्स रहते हैं, इसलिए आप हमेशा इसको याद रखना। 1 नंबर का पॉइंट हमेशा अपने न्यूट्रल का रहता है। काय का रहता है, न्यूट्रल का। उसी तरीके से 2 नंबर का पॉइंट अपने हीटिंग का रहता है ना। हीटर यहाँ से 2 नंबर से अपने हीटर को सप्लाई जाएगी। उसी तरीके से 3 नंबर का पॉइंट अपने फेस का रहता है। ये टाइमर के अंदर एक मोटर रहती है, तो इसको न्यूट्रल और फेस की सप्लाई जरूरत रहती है। तो 1 नंबर से न्यूट्रल जाता है और 3 नंबर से फेस जाता है। उसी तरीके से 4 नंबर का पॉइंट अपना कूलिंग के लिए रहता है। इसके माध्यम से अपने कंप्रेसर को सप्लाई मिलेगी। कंप्रेसर स्टार्ट होगा तभी तो कूलिंग करेगा। तो टाइमर इस तरह से अपने टाइम के अनुसार सप्लाई चेंज करने का काम टाइमर का होता है। उसी तरीके दोस्तों एक बायोमेटल, बायोमेटल दोस्तों आप देख सकते हैं, बायोमेटल इस तरीके से रहता है। ये बायोमेटल इस तरीके से रहता है, इसके अंदर भी 2 तार निकलते हैं। किसी किसी के अंदर आपको 4 ही तार उसके अंदर मिलेंगे आपको। तो 4 तार किस तरीके से, ये थर्मल फ्यूज भी उसी के अंदर आ जाएगा। तो 2 तार थर्मल फ्यूज के और 2 तार अपने बायोमेटल के, है ना। तो बायोमेटल का काम होता है -5 डिग्री पे ऑन होना, -5 डिग्री सेल्सियस पर अपने ऑन होना, और उसी तरह +5 डिग्री पे अपने ऑफ होना। तो -5 डिग्री मतलब बर्फ जमने पर ऑन होता है, और प्लस की मतलब कि 0 से ऊपर आने के बाद बर्फ पिघल जाती है, तो ये अपने ऑफ हो जाता है +5 डिग्री पे आने पर। ठीक है, उसी तरीके से अगर +5 डिग्री पे आने के बाद भी ऑफ नहीं होता है, तो +5 डिग्री पे जाने के बाद अगर ऑफ नहीं होता तो अपने हीटर लगातार चलेगा। तो इसकी सुरक्षा के लिए, हीटर लगातार चलेगा तो अपनी बॉडी पिघलेगी, तो इसकी सुरक्षा के लिए अपने थर्मल फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अगर अपने चलते चलते ज्यादा गर्म होगा तो जैसे अपने 70 डिग्री 75 डिग्री इस तरह से अलग अलग सेल्सियस पे काम करता है थर्मल फ्यूज। तो 70 डिग्री अगर अपना टेम्परेचर होता है फ्रिज के अंदर का, है ना, तो ये क्या करता है, ये थर्मल फ्यूज बीच में से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तार टूट जाता है, जिससे अपने इधर सप्लाई नहीं मिलेगी, जिससे अपना सिस्टम काम करना बंद कर देता है ना। तो इस तरह से अपने डबल डोर फ्रिज के अंदर इन भागों का ये काम होता है। अब इनकी वायरिंग किस तरह से करते हैं, अब उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले अपने लीड रहती है, लीड के अंदर 3 तार निकलते हैं, है ना। इस तरह से एक लीड मिलेगी आपको, वो लीड के अंदर आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। पहला ऊपर का मोटा पॉइंट रहता है, वो अपने अर्थ का तार रहता है। अर्थ वालों को कंप्रेसर की बॉडी में या फ्रिज की बॉडी में कहीं भी लगा दो अपने, जिससे क्या होता है कभी करंट आता है अपने, है ना, बाई चांस कभी करंट आता है तो अपने अर्थ में चला जाएगा। उसी तरीके से एक अपने फेस का रहता है ना, और एक अपने न्यूट्रल का रहता है। तो इस तरह से अपना 3 पॉइंट निकलते हैं। अर्थ को जोड़ दिया मैंने, एक फेस का रहता है, एक अपने न्यूट्रल का रहता है।
अब इसकी वायरिंग करके बताता हूँ मैं लीड के माध्यम से। जो अपने सिंगल डोर में है उसी तरीके से 60% 70% तो उसी तरीके से आपको वायरिंग होगी, है ना। जो भी चेंजेस हुआ 30% 40% चेंजेस हुआ। अब क्या करेंगे, सिंगल डोर में अपने सबसे पहले फेस कहाँ गया था, थर्मोस्टेट में, है ना। तो उसी तरीके से सबसे पहले थर्मोस्टेट के अंदर अपने फेस दे देंगे। जरूरी नहीं है ऊपर के पॉइंट में देना है कि नीचे देना है, कहीं भी नीचे या ऊपर कहीं भी अपने इन करा सकते हैं, ये होता है। उसके बाद अपने जहां इन कराते हैं उसी पॉइंट से अपने डोर स्विच को दे देते हैं। हो सकता है अपने इस तरह के बीच में भी दे देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने एसी फ्रिज के अंदर अपने कम से कम जॉइंट बनाए जाते हैं, है ना, कम से कम जॉइंट बनाते हैं। तो इसलिए अपने क्या करते हैं, यहीं से अपने इसको डोर स्विच को भी अपने सप्लाई दे देंगे, है ना। डोर थर्मोस्टेट के अंदर सप्लाई गई और जिसने गई उसी पॉइंट से आउट होकर अपने डोर स्विच के अंदर आ चुकी है। अब उसके बाद दूसरे से आउट होकर अपने बल्ब पे पहुंच जाएगी। डोर स्विच जैसे अपने कोई दरवाजा खोलता है तो ये अपने सप्लाई आउट करने लग जाता है। इस तरीके से एक स्पिन रहती है पीछे की तरफ, जैसे अपने दरवाजा खोलते हैं तो ये अपने बाहर की तरफ नॉब बाहर की तरफ आ जाती है, तो ये दोनों पॉइंट इसके टच हो जाते हैं। तो ये संबंध इसका इससे रहता है, इसका संबंध नीचे वाले से रहता है, तो ये दोनों पॉइंट टच हो जाते हैं, तो इधर से सप्लाई अपने इधर नीचे आउट होने लग जाएगी, है ना। तो जैसा कोई दरवाजा खुलता है तो अपने बल्ब अपने ऑन हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ चुका है। और आगे समझाता हूँ अब मैं आपको। अब मैंने इतने तो आपको फेस की वायरिंग कर दी, उसी तरह का थर्मोस्टेट सप्लाई आउट करा के मैं थर्मोस्टेट सप्लाई आउट करा के कहाँ जाएगी अपने, ये अपने सिंगल डोर के अंदर कंप्रेसर के अंदर जाती है। ये अपने डबल डोर फ्रिज है तो इसमें अपने कहाँ जाएगी, अपने टाइमर के अंदर, ठीक है। और टाइमर के अंदर भी कौन सा पॉइंट पे, 3 नंबर पॉइंट पे, क्योंकि 3 नंबर अपने फेस का रहता है, तो इस तरीके से अपने 3 नंबर पे सप्लाई जाएगी। यहाँ तक आ चुका है आपको समझ में। अब इसका आगे किस तरीके से करेंगे, अब मैं आपको आगे की वायरिंग बताता हूँ न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल जिसको अपने न्यूट्रल की जरूरत है उसको न्यूट्रल दे देंगे। तो अपने बल्ब को न्यूट्रल की जरूरत है तो इसको भी अपने इस तरीके से बल्ब को न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। उसी तरह के न्यूट्रल की जरूरत अपने कंप्रेसर को भी है, तो कंप्रेसर की भी अपने किधर देंगे, रनिंग की तरफ। ये अपने रनिंग की तरफ अपने फेस की न्यूट्रल की सप्लाई दे चुके हैं, फेस अपने ऊपर से दे देंगे। जरूरी नहीं अपने रनिंग पे अपने न्यूट्रल ही देना है, फेस ही देना। कॉमन पे अपने एक सप्लाई कॉमन पे देते हैं, एक सप्लाई अपने रनिंग पे देते हैं, तो न्यूट्रल की जगह फेस, फेस की जगह अपने न्यूट्रल दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये रिले है, रिले को उठा के लगाऊंगा तो मेरे रनिंग पे सप्लाई आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने रिले पे अपने सप्लाई जोड़ चुका हूँ। अगर कैपेसिटर पे लगा हुआ है तो कैपेसिटर एक इधर लग जाएगा, एक कैपेसिटर अपने इधर की तरफ, नीचे या ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों पॉइंट इधर के एक ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये न्यूट्रल कहाँ जाएगा, थर्मल फ्यूज के अंदर इन होगा और यहां से आउट होके थर्मल फ्यूज से आउट होके अपने हीटर के अंदर, है ना। अब आपको बताए रखा, अगर मैं न्यूट्रल किसी भी उपकरण के अंदर अगर एक ही सप्लाई किसी एक तार में दूंगा तो दूसरे तार में मेरे को मिलने लग जाएगी। अगर बल्ब पे अपने बल्ब के एक तार में फेस दूंगा तो दूसरे रिटर्न घूम के अंदर से घूम के दूसरे तार में फेस मिल जाएगा। तो उसी तरह का मैंने न्यूट्रल यहाँ दिया, अगर इसको ऊपर से फेस नहीं देता हूँ तो न्यूट्रल यहाँ मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ से न्यूट्रल आउट होकर कहाँ जाएगा, अपने टाइमर के अंदर, और टाइमर के 1 नंबर में, है ना, टाइमर के 1 नंबर में जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अपने फैन है, फैन को भी न्यूट्रल फेस चाहिए तो इसको न्यूट्रल भी मैं यहीं से कहीं से भी न्यूट्रल इसको भी इस तरीके से यहाँ दे दिया मैंने। इसके अंदर भी आपको 2 पॉइंट दिखेंगे, दो तार दिखेंगे, तो एक तार पे मैंने न्यूट्रल दे चुका हूँ फैन को, क्योंकि अपने 220 वोल्ट पे काम करेगा है तो न्यूट्रल की सप्लाई जा चुकी है। अब समझना पूरा काम, अब समझना आप कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने 1 नंबर पर न्यूट्रल की सप्लाई दे चुका हूँ और 3 नंबर पर अपने फेस की सप्लाई दे चुका हूँ। अब अपना टाइमर काम करेगा, मान लो ये अपने कूलिंग मोड में, कूलिंग का मतलब ठंडा करेगा, तो ठंडा कराने के लिए मतलब यहाँ से सप्लाई आउट होके कहाँ जाएगी, अपने एक तो अपने फैन को चली जाएगी। कूलिंग मोड में अपना टाइमर रहेगा तो उस टाइम पे अपना फैन भी चलेगा और कंप्रेसर भी चलेगा, ठीक है। तो 4 नंबर से सप्लाई आउट होके एक तो अपने फैन पे जा चुकी है और उसी तरीके से अपने कंप्रेसर के OLP वाले टर्मिनल पे जा चुकी है, और OLP से आउट होकर अपने कॉमन पे आ जाएगी, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। 4 नंबर से सप्लाई आउट होके एक तो अपने फैन पे गई, एक अपना कंप्रेसर वाले टर्मिनल पर जा चुकी है कॉमन पे, ठीक है। OLP के माध्यम से कॉमन पे चली जाएगी, OLP को इस तरह से लगाएंगे तो इधर से इधर सप्लाई आउट होने लग जाएगी कॉमन पे। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे समझना, तो ये अपने 4 नंबर का काम हो चुका है। अब अपने 2 नंबर का क्या रहता है, हीटिंग का, मतलब कि ये हीटर का पॉइंट रहता है। तो 4 नंबर से सप्लाई आउट होकर अपने बायोमेटल में जाएगी, कहाँ जाएगी, बायोमेटल में, और बायोमेटल सप्लाई आउट होकर अपने इस तरीके से हीटर पे आएगी,
बायोमेटल सप्लाई आउट होगी अपने हीटर पे आएगी। अब ये आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा नो यार इधर से न्यूट्रल आ रहा है इधर से फेज आ रहा है, कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाए। ये आ रहा है, ये अपने सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये अपने सीरीज में जुड़ा हुआ है। सीरीज में मैंने बता रखा है, ये जैसे अपने बल्ब है, ये 3 बल्ब बना देता हूं मैं, है ना। अब इनके कनेक्शन इस तरीके से करते हैं, जैसे एक को डायरेक्ट दूसरे में जोड़ देते हैं, दूसरे को तीसरे में जोड़ देते हैं, और इसके इस टर्मिनल पे मैं फेज दे दूं तो इधर न्यूट्रल दे दूं तो अपने काम करने लग जाएंगे। बस तीनों का वोल्ट अपना बराबर होने चाहिए, 3 बल्ब है तीनों का बराबर वाट का होनी चाहिए। अगर बीच में से कोई खराब हो जाता है तो कोई भी बल्ब काम नहीं करेगा। और इनमें एक और स्थिति निर्भर करती है, आपको सीरीज कनेक्शन बता रखा है, तो जो सबसे कम वाट का रहेगा वही काम करेगा। इनमें जो सबसे कम वाट का रहेगा वही काम करेगा, है ना, बाकी कोई भी उपकरण काम नहीं करेंगे। अब इसमें समझना, हीटर रोड है ना, हीटिंग एलिमेंट है, तो इसको सप्लाई इधर से गई न्यूट्रल, इधर से न्यूट्रल गया और इधर से आउट होने लग जाएगी, क्योंकि इस तार पे अभी सप्लाई नहीं है। मान लो ये अपने कूलिंग पॉइंट पे है, तो इस 2 नंबर पे अपने सप्लाई नहीं है, तो 2 नंबर सप्लाई नहीं है, तो अपने इधर से न्यूट्रल आउट होगा, और न्यूट्रल आउट होकर अपने कहाँ चला जाएगा, 1 नंबर में। और उसके बाद जैसे इसका टाइम पूरा होगा, किसी में 8 घंटे बाद हीटर पॉइंट पे सप्लाई आती है, 8 घंटे बाद, किसी में 9 घंटे के बाद आती है ना, और 9 घंटे के बाद ओनली 10 से 15 मिनट के लिए अपने हीटर का पॉइंट चलेगा। तो मान लो अपने हीटर पॉइंट पर सप्लाई आ चुकेगी, तो हीटर का सप्लाई इस पे फेज आएगा, इस पे फेज आएगा, तो इधर से फेज अगर -5 डिग्री है, -5 डिग्री है, तो इस पर फेज की सप्लाई आएगी। अगर +5 डिग्री हो चुका तो सप्लाई अंदर ही रुक जाएगी अपने, ये +5 डिग्री पे ऑफ हो जाता है तो सप्लाई यहीं रुक जाएगी। अगर वो बर्फ जम रहा है अपने अंदर, बर्फ जमेगा तो -5 डिग्री टेम्परेचर रहेगा अंदर का, माइनस में रहेगा टेम्परेचर, बर्फ माइनस में जमता है हमेशा, तो ये इधर से सप्लाई आउट करेगा। अब इधर से सप्लाई आउट करेगा तो इस तार में इस तार में तो आ रहा है अपने फेज, और इसमें नीचे से आ रहा है न्यूट्रल, तो उस टाइम पे इधर से फेज आने लग जाएगा, तो इस तार में अपने कुछ भी नहीं मिलेगा, तो टाइमर अपने स्टॉप हो जाएगा। जिस स्थिति में उसी स्थिति में अपने स्टॉप हो जाएगा टाइमर, और इधर से अपने फेज आ जाएगा और इधर से अपने न्यूट्रल, और अपने हीटिंग एलिमेंट अपने हीटर अपने चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपना बर्फ पिघलता है, जैसे अपने फ्रिज के अंदर का बर्फ पिघलता है, तो ये क्या करता है, +5 डिग्री पे आने के बाद इधर से सप्लाई आउट करना बंद कर देता है, इस तार पे सप्लाई आना बंद हो जाएगी, है ना, इस यहाँ तक तो सप्लाई ही है, तो इस तार में सप्लाई आना बंद हो जाएगी, तो अपने न्यूट्रल इसको मिलने लग जाएगा, और जैसे इसको न्यूट्रल मिलने लगेगा तो इसकी मोटर वापस राउंड करने लग जाएगी, और जैसे इसका टाइम पूरा होता है तो इस तार पे वापस सप्लाई आना बंद हो जाएगी, और फिर वापस अपने 4 नंबर पे सप्लाई आने लग जाएगी। तो इस तरीके से अपने बायोमीटर इस तरीके से काम करता है। मान लो अगर +5 डिग्री के आने के बाद भी ये लगातार सप्लाई दे रहा, लगातार सप्लाई दे रहा, तो अपना हीटर लगातार चलेगा, और हीटर लगातार चलेगा तो क्या होगा, फ्रिज के अंदर की बॉडी पिघल जाएगी। तो क्या होता है, ये अगर लगातार चलेगा तो 70 डिग्री टेम्परेचर जैसे आता है, 70 है 75 कोई 80 डिग्री, हर थर्मल फ्रिज का टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो बीच में से इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, लाइन कट हो जाएगी, तो इसको ऊपर से तो फेज मिलता रहेगा, पर इधर से नीचे से न्यूट्रल जाना बंद हो जाएगा। तो ये हीटर न्यूट्रल बिना न्यूट्रल के काम करेगा क्या, क्योंकि इसको न्यूट्रल और फेज दोनों चाहिए हीटर को, तो ये अपने न्यूट्रल नहीं मिलेगा, तो ये अपने कट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कंप्लीट है, नहीं है तो एक बार बता दूंगा मैं, कोई डाउट हो तो। उसी तरह दोस्तों अगर आपको वीडियो के अंदर कंफ्यूजन है तो वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जिसको भी एसी फ्रिज आरओ वॉशिंग मशीन गीजर अटैच की हाउस वायरिंग किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।